Assalamu alaikum. So last time we met, we were talking about open economy concepts and certain things which are important to understand international trade and how economies are compared and how do they trade with one another, what are balance of payment crisis, etc. That's what we are trying to understand. So we have already understood some of the aspects of this discussion. We are going to continue further and try to understand balance of payments. Now, different countries trade with each other. And say for example, there is country A, country B. ये एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं. कंट्री A जब कंट्री B से कुछ खरीदेगी, say for example some box, and it has to pay in dollars for that. कंट्री A की खुद की करेंसी समथिंग एल्स है. अब कंट्री बी इनसे से फॉर एग्जाम्पल ऑयल खरीदती है, इट हैज़ टू पे इन डॉलर्स, और कंट्री बी की खुद की करेंसी कुछ और हो सकती है. तो से फॉर एग्जांपल टेक द वेंटेज पॉइंट ऑफ कंट्री ए. कंट्री ए ने बॉक्स ख़रीदा और डॉलर दिया, ऑयल बेचा, डॉलर लिया. सो द अमाउंट ऑफ डॉलर्स इट कैन गिव वुड ऑलवेज बी इक्वल और लेस दैन द अमाउंट ऑफ डॉलर्स it has. Right? You can only sell, you can only use as much money as you have. Unless and until we are going into credit, then you can spend more than what you have. But for now we are not going into credit. We are only saying कि आप उतना खर्चा कर सकते हो जितना आपके पास होगा. अब इसकी खुद की करेंसी तो कुछ और है, से रुपी है. डॉलर लाएगी कहाँ से? So to get dollars, what would a country do? It would sell a product in the international market. Now, by selling in international market products, it is going to get dollars. ठीक है? And by purchasing in international market, it's going to spend those dollars. Okay? So let's, on a piece of paper, let's write it down. Okay, oil बेचा $10 आ गए, ज्वेलरी बेची $25 आ गए, समथिंग एल्स बेचा $100 आ गए. ठीक, लेट्स राइट ख़रीदा क्या क्या. डिब्बा ख़रीदा $50 गए, बक्सा ख़रीदा कुछ और किसी और चीज़ का तो और $5 गए. सो दिस डॉक्यूमेंट व्हाट वी हैव, दिस अकाउंट ऑफ ऑल द खर्चाज एंड इनकम्स एटसेट्रास ऑफ दीज डॉलर्स इज़ कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट. So what's a balance of payment account? It's an account maintained by a country and it comprises of the summary of revenue and expenditure when the country is transacting with the rest of the world. So now when we talk about this balance of payment account, it's divided into certain parts. पहले the current account. ये शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड होता है. इसमें जो एक साल के अंदर अंदर ट्रांजेक्शन्स ख़त्म हो जाती हैं, ये उनका रिकॉर्ड है. इसमें मिसाल के तौर पे आएंगे एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स, क्योंकि इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स दोनों इसमें आएंगे, जिसको एक दूसरे के साथ बैलेंस करके नेट एक्सपोर्ट्स. नाउ दिस इज़ ऑफ गुड्स, टेंजिबल आइटम्स. इसको मर्चेंडाइज ट्रेड भी कहते हैं, इसको विजिबल ट्रेड भी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ टेंजिबल. सो ए कंट्री इज़ एक्सपोर्टिंग जीन्स एंड टी शर्ट, वो इसमें आएगा. जितने भी डॉलर उसने कमाए वो इस अकाउंट में आएगा. नेट एक्सपोर्ट्स विद इन करंट अकाउंट. तो इसने परचेज़ किए से स्टोन, प्रेशियस स्टोन, ऐसे पत्थर वत्थर नहीं लेता मार्केट ये जो सड़क पे पड़े होते हैं इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है ऐसे कंट्रीज़ को, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मार्बल इज़ ऑल्सो पत्थर. तो सोफिस्टिकेटेड पत्थर इंपोर्ट करने पड़ते हैं. तो प्रेशियस स्टोन्स, रूबी एट्सेट्रा आर ऑल्सो काइंड ऑफ कुछ कंट्रीज़ का वो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है. सो दैट्स ऑल गोइंग टू कम इन नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. नाउ दिस इज़ विजिबल ट्रेड. You can guess there would be some kind of invisible trade as well. Invisible trade is of non-tangible things like services export. सर्विसेज एक्सपोर्ट जैसे बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग, सर्विसेज एक्सपोर्ट है इंडिया का. इनफैक्ट इंडिया इज़ वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर थिंग, सर्विसेज एक्सपोर्ट. बैंकिंग सर्विसेज, लीगल सर्विसेज दे सकते हैं आपके कंट्री के किसी दूसरे कंट्री को, या आपके कंट्री के रेजिडेंट्स किसी और कंट्री से ले सकते हैं. दिस इज़ इनविजिबल.
So now depending upon are you exporting more invisibles, it can be in surplus or deficit. So there would be net invisible, it can be negative or positive. Now within invisibles is also net factor income from abroad. Net factor income of from abroad, this is of Indian residents. They are getting their salaries from outside India. Now this can happen. Say suppose someone is working in a company in UK and UK is paying them pounds, but they are living in Kashmir. So that would be net factor income from abroad. So this would include compensation of employees, which is wages, etc., and investment income, rent, interest, or profit. Then there is another invisible, which is called transfer, net transfers. Now transfers पहले तो एक जनरल टर्म है, ऑफ द कंटेक्स्ट. यहाँ पे ट्रांसफ़र हम किसी भी ऐसी पेमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे यू आर एक्सपेक्टिंग नथिंग इन रिटर्न. जैसे ईदी इज़ ए ट्रांसफ़र पेमेंट. ठीक है, जब ईदी आप देते हैं ना, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. सो दैट्स अ ट्रांसफ़र पेमेंट. अब आप समोसे लेने गए और उसको आपने 20 रुपये दिए है, जितने का भी समोसा है, 50 रुपये का, 100 रुपये, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर हैविंग इट. सो दैट्स नॉट अ ट्रांसफ़र पेमेंट, बिकॉज व्हेन यू मेक दैट पेमेंट यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न, right? But when you give a beggar something, unless you are expecting something in return, that's a transfer payment. Now this is very interesting, not just in economics. अगर हम ध्यान से देखें, when you pay taxes to government, that's also a transfer payment. You paid it to government and you expect nothing in return technically, but then you have ballot and you can kind of आप गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा कर लेते हैं. यू आस्क देम व्हाट अबाउट माई मनी. तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. अदरवाइज दैट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, बिकॉज द टैक्स यू पे, उसका कोई ये नहीं होता कि आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, इट शुड नाउ रिटर्न समथिंग. अब स्कूल में जो आप फ़ी पे करते हैं वो ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं है, उनको ट्यूशन देना है. एक गवर्नमेंट को ज़रूरी नहीं कि वो आपको ट्यूशन दे. आप खैर, that's transfer payments in general. Now we are talking about net transfers here. So this would include official transfers, grants देती है एक country दूसरे country को, and net private transfers. Net private transfers would be money जो transfer करते हैं. For example NRI अभी private कर रहे हैं transfer. NRI ने घर पैसा भेजा, वापस क्या उनको बोलोगे अब तुम वापस कुछ भेजो, राइट? तो दीज आर नेट प्राइवेट ट्रांसफर्स. अच्छा, एक टर्म आपने सुनी होगी रेमिटेंस. वो कहाँ आएगा, वो कहाँ पे फिट होगा? रेमिटेंस इज नेट कॉम्पनसेशन एंड नेट प्राइवेट ट्रांसफर्स को मिलाकर. कॉम्पनसेशन जो अभी हमने बात की कि आपके रेजिडेंट्स जो बाहर से कमा रहे हैं और फिर नॉन रेजिडेंट जो बाहर कमा के यहाँ भेज रहे हैं, तो इन दोनों को मिलाकर रेमिटेंस बोलते हैं. हिंदुस्तान का बहुत रेमिटेंस आता है. तो रेमिटेंस हिंदुस्तान का एक गेम चेंजर में से एक है. नाउ पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है. आप या तो फ़ायदे में होंगे या तो खसारे में होंगे, राइट? आइदर यू विल बी गेटिंग मोर और गेटिंग लेस देन यू आर स्पेंडिंग. सो बेस्ड ऑन दीज देयर कैन बी सरप्लसेस और डेफिसिट्स. सो देयर कैन बी ट्रेड डेफिसिट. अब ये नाम से ही पता चल रहा है ट्रेड डेफिसिट. ये ट्रेड वाला जो हमने सेगमेंट देखा था करंट अकाउंट का. सो व्हेन इंपोर्ट ऑफ गुड्स वुड बी ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, नेट एक्सपोर्ट्स वुड बी नेगेटिव. सो दैट्स अ सिचुएशन ऑफ ट्रेड डेफिसिट. हिंदुस्तान यूजुअली ट्रेड डेफिसिट में होता है. अब इससे निकलना हिंदुस्तान के लिए बहुत मुश्किल है, ट्रेड डेफिसिट से निकलना. तो क्या आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाए? ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट बढ़ाएगा तो ट्रेड डेफिसिट कम होगा, बट वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद इंडियन इकोनॉमी इज इट वुड ऑलवेज रिक्वायर इम्पोर्ट्स बिकॉज इट्स एन एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री. तो इसके क्रूशल इम्पोर्ट्स कहते हैं इनको. क्रूशल इम्पोर्ट्स आर द इम्पोर्ट्स जिनको सब्स्टिट्यूट करना मुश्किल है. सो इंडिया हैज़ टू इम्पोर्ट ऑल ऑफ दोज थिंग्स. एंड टू ऐड सॉल्ट टू द वूंड, देयर इज़ वन मोर इशू. वो क्या है? वो है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है, जो इंडिया के टॉप एक्सपोर्ट्स है, लाइक ऑयल के प्रोडक्ट्स, रिफाइंड प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एंड देन ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा, दे आर इम्पोर्ट डिपेंडेंट. तो अगर वो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे भी, उनका रॉ मटेरियल इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा, इम्पोर्ट भी बढ़ेगा साइमल्टेनियसली. सो इट्स काइंड ऑफ ए ट्विन प्रॉब्लम फॉर इंडिया.
and it's very difficult to get rid of. Now there are certain things that might help India to get rid of those. Now we are taking the example of India. This applies to all countries. One of the ways is investing in solar energy, for example. Now solar energy सूर्य नहीं मानता, वो सबके लिए इक्वली, वो नहीं देखता हिंदू मुसलमान अमीर गरीब, शाइन्स ऑन एवरी वन, पर बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर अल्लामा इकबाल वुड से. बट that's one of the things that can be done. Diversifying etc. तो वो हो गया. Now invisibles can also be there in surplus or deficit. So when net invisibles are positive, we will say invisible surplus. India has an invisible surplus because of the services export, like huge services export and huge remittances as well. So invisible surplus. Now हमने देखा करंट अकाउंट में तो ये दोनों है. अब दोनों में कितना डेफिसिट है, कितना सरप्लस है. मान लीजिए 10 रुपये का डेफिसिट है ट्रेड में, लेकिन 20 रुपये का सरप्लस है इनविजिबल में, तो ओवरऑल तो आप सरप्लस में हैं. ऐसा हो सकता है ना, या ऑपोजिट भी हो सकता है, ओवरऑल आप डेफिसिट में हो. सो करंट अकाउंट ओवरऑल कैन बी इन डेफिसिट और सरप्लस. सो व्हेन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ग्रेटर देन द रेवेन्यू, then we are in a situation of current account deficit. कहने का मतलब when this sum of net exports and net invisibles and net transfers is negative, India usually current account deficit में होता है. रेयर एक्सेप्शंस जैसे 2004-2005 में हिंदुस्तान करंट अकाउंट सरप्लस रखा, अदरवाइज डेफिसिट में होता है. दैट्स करंट अकाउंट विद इन 1 ईयर ट्रांजेक्शन जो मुकम्मल होंगी. कुछ ट्रांजेक्शन 1 साल से आगे चलती हैं, दैट्स कैपिटल अकाउंट. ठीक, कैपिटल अकाउंट. दिस इज द सेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स दैट रिकॉर्ड्स मूवमेंट्स ऑफ फंड्स एसोसिएटेड विद द परचेज और सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स. जैसे बोरोइंग होगी, ये लॉन्ग टर्म का मसला होता है. लेंडिंग एट्सेट्रा, ये तमाम चीज़ें लॉन्ग टर्म की होती है. तो इसमें क्या क्या आएगा, जैसे एक्सटर्नल असिस्टेंस है, ऑफिशियल लोन्स होते हैं. दिस इंक्लूड्स बोथ लोन्स टेकन एंड लोन्स विच यू आर रिपेड. देन देयर आर शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट्स. नाउ दिस इज एक्सटर्नल ऑफिशियल लोन इटसेल्फ, ये वही है, बट दिस इज दैट वन विच इज़ टू बी रिपेड दिस ईयर इटसेल्फ बाय द एंड ऑफ करंट ईयर. अब इसको अलग करने का फ़ायदा ये है कि इकॉनमी को ध्यान में रहता है कि मेरी अभी की लाइबिलिटी इमीडिएटली जो मेरी ख़त्म होने वाली है, इस पर नज़र रहती है. इट इज़ यूजुअली स्मॉल इन वैल्यू, क्योंकि वो 10 साल के लिए बचा है अभी, 20 साल के लिए बचा है अभी, ये इसी साल का बचा होगा तो ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है. वैल्यू क्यों? बिकॉज इफ़ ए कंट्री इज़ नॉट एबल टू रीपे इट, इट हैज़ डिफॉल्टेड ऑन एन इंटरनेशनल लेवल. ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बेइज्जती है. एक मुल्क बगल में ही जिसकी होती रहती है, तो बट दे हैवंट डिफॉल्टेड येट. दे हैव, बट कोई बात नहीं. एंड समटाइम्स व्हाट कंट्रीज नीड टू डू इज दे नीड टू टेक मोर लोन टू रिपे द वन विच दे हैव टू पे दिस ईयर. तो दैट्स द सिचुएशन विच इज कॉल्ड डेट ट्रैप. सो डेट ट्रैप वुड बी अ सिचुएशन व्हेन लोन इज टेकन टू repay previous loans. What else is included in capital account? Net external commercial borrowings. नाम से ही पता चल रहा है, एक्सटर्नल बाहर से, कमर्शियल मतलब प्राइवेट सेक्टर ले रहा होगा, बोरोइंग मतलब बोरोइंग कर्जा. So these are loans taken by Indian companies from foreign banks. Why would they do it? Low interest rate. And yes, that's probably the reason. Then there is net banking capital. What is this? Residents of one country having long-term bank deposits in another country. Switzerland would be मज़े कर रहा होगा वो इस वाले पे, because Swiss banks में बहुत लोग पैसा रखते हैं. So NRI's long-term deposits in India, for example, they would all be included here. Then there is net foreign investment. Now net foreign investment is something which you hear regularly in news. आप बोल रहे हैं हमने तो ये नहीं सुना हो. आपने FDI सुना होगा. FDI नहीं आ रहा, या FDI आया, Apple is going to invest here. That's all FDI or FII.
FPI technically, but we would understand when we talk about FDI and FPI why I called FPI FII. So we'll look at that later. So what are these big sophisticated terms FDI, FPI? So let's look at them. When foreign firms invest in a specific economic sector, we say FDI. FDI आ गया जैसे POSCO. So this is investment by a foreign company in establishing production, distribution और marketing facilities. तो इस केस में कंट्री का ये कंपनी का एक कंट्रोलिंग स्टेक होता है उस कंपनी में, वो फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्ट करती है. अब इसके बरक्स कुछ और भी हो सकता है, जैसे आप शेयर्स ले सकते हैं किसी और कंट्री में उनकी कंपनी के. सो फॉरेन financial institutions, for example, they would be investing in financial assets, for example shares, bonds of your country. They are not holding controlling stake in a company there, but they still hold its shares, which is ownership of their company, and when they purchase that share they bring in dollars, right? That's also a kind of investment, but it is foreign portfolio investments. So these are investments in financial sector. Now which of these is good, for example? Let's try to understand that कि क्या अच्छा रहेगा. It seems that in India's case or countries like India, FDI would be better. Why? पहले तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, एप्पल इन्वेस्टिंग इन इंडिया, इट विल ब्रिंग इट्स टेक स्टफ, हाई टेक स्टफ. सैमसंग इन्वेस्टिंग इन इंडिया. अब अगर वो शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तब सिर्फ उनका पैसा आया, राइट? उनके कंपनी के एसेट्स यहाँ पे नहीं आए. सो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होता है. अब ये जो फॉरेन कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी तो अपना वर्क कल्चर भी लाएंगी, अपने मैनेजरियल इनपुट्स लाएंगी. अब ये छोटी मोटी कंपनीज नहीं होती जो फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर इन्वेस्ट करती, ये छोटी कंपनी नहीं होगी, ठीक है, ये बड़ी कंपनीज होंगी. तो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दे बड़ी कंपनी है तो इनका जो अंदर का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो भी खुद में खूबसूरत होता है, सीखने लायक होता है. तो जब वो आपकी कंपनी आपके मुल्क में आएगी तो वो भी साथ लाएगी. ऐसा थोड़ी है कि आपके यहाँ वो आपकी तरह बिहेव करना शुरू करेगी, नहीं, इट विल ब्रिंग इट्स इनपुट्स. जॉब क्रिएशन होगी. जॉब क्रिएशन चले एफपीआई में भी होती है, ऐसी बात नहीं है. पैसा का करेगी क्या? जिस कंपनी के शेयर्स खरीदे उस पैसे को इन्वेस्ट ही करेगी. बट चलो यहाँ पे ज़्यादा वो विजिबल है, कुछ नया आ गया ऑल ऑफ अ सडन, तो नए से लगता है एक्स्ट्रा जॉब्स. अगर से फॉर एग्जाम्पल वन कंपनी इज एक्सपेंडिंग फ्रॉम 100 to 200 एम्प्लॉयज़ and in another scenario 100 से 200 हो रहा है because another company over, तो it seems more jobs are created. खैर अब शेयर्स आप 2 मिनट में बेच सकते हो, 2 मिनट में कंपनी बंद नहीं कर सकते. सो दिस इज़ रिलेटिवली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सेफ इन्वेस्टमेंट होती है. हमने हॉट मनी के बारे में बात किया था ना, शेयर्स हॉट मनी वाला किस्सा हो जाता है, कभी भी निकाल सकते हो अपना पैसा. एफपीआई शॉर्ट टर्म है तो इस वजह से भी वी वुड से दैट एफडीआई इज गुड. सो अलबत्ता इसमें भी कुछ मसले हैं, जैसे व्हाई वुड ए कंपनी ब्रिंग इट्स बेस्ट टेक्नोलॉजी टू योर कंट्री? हाँ, व्हाई वुड इट डू सो? टॉकिंग अबाउट एक और चीज़ भी हो सकती है, वो जो प्रॉफिट्स कमाएगी उनको भी वो वापस भेजेगी, राइट? दैट्स ऑल्सो समथिंग, साइफनिंग ऑफ योर मनी टू सम अदर कंट्री. लेकिन उसके बावजूद भी एफडीआई बेहतर है. जैसे थिंक ऑफ इट, प्रॉफिट्स ही तो भेजेगी ना बाहर, बाकी तो यही रहा ना. बाकी तो यही रहा. पार्ट ऑफ द प्रॉफिट वुड बी री इन्वेस्टेड. आपके लिए तो विन विन है, आपको 0 से ऊपर कुछ भी मिले तो अच्छी बात है, राइट? आपका तो कुछ नहीं जा रहा ना. आपके 4 एम्प्लॉयज़, आपके 4 सिटीजन्स एम्प्लॉयड हैं आपकी कंट्री में, बाकी सारी चीज़ें आ रही है और पार्ट ऑफ द प्रॉफिट कम से कम टैक्सेस तो पे करेगी यहाँ पे, वो तमाम चीज़ें तो हैं. नाउ एफडीआई कैन come in 2 ways. One can be physical investment, another can be share ownership, right? So ये जो foreign technology की हमने बात की, this would only come when physical investment is there. अगर share ownership या equity खरीद रही है तब नहीं आएगी foreign technology. And once again, like I said, even if that technology comes, why would a company bring its finest technology, right? तो
ये चीज़ भी समझने की ज़रूरत है जी। यहाँ पे आपने देखा होगा एफडीआई और एफपीआई में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, क्योंकि व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कैपिटल मार्केट्स वी रियलाइज दैट व्हेन यू परचेज शेयर्स यू आर एक्चुअली परचेजिंग ओनरशिप इन अ कंपनी. So when does an FPI become FDI? Turns out there isn't a good way of saying. So if a portfolio investor buys shares of only one country, we might consider it, only one company, we might consider it with an FDI. And as long as less than 10% equity ownership is there, we would call it FPI. But these aren't hard and fast rules. Now FPI can also come in two ways. When an FPI by a financial institution is done, that's called foreign institutional investment. Now you would understand why I called FPI FII earlier. So when it's an institution, not an individual, we call it foreign institutional investment. And when it's an individual doing it, we call it qualified foreign investment. Now in India's case, foreign individual investors negligible, shunya, sannata, almost no one. So which essentially means in India's case FPI is equal to FII, and that's why FPI and FII are used interchangeably, but you understand the difference now. So we talked about these 5 capital accounts, right? तो जैसे करंट अकाउंट सरप्लस में हो सकता है या डेफिसिट में हो सकता है, तो कैपिटल अकाउंट भी सरप्लस में हो सकता है या डेफिसिट में हो सकता है. व्हेन नेट टोटल इज ग्रेटर देन 0 वी वुड से इट्स इन सरप्लस. व्हेन वी से नेट टोटल इज लेस देन 0 वी वुड से इट्स इन डेफिसिट. इंडिया हैज़ ए ह्यूज कैपिटल अकाउंट सरप्लस. ठीक, बहुत पैसा है, पैसा ही पैसा है. नाउ वी हैव 2 अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट. हमने देखा हिंदुस्तान के केस में करंट अकाउंट डेफिसिट है. दैट मीन्स हिंदुस्तान जो एक साल में खर्चा कर रहा है वो ज़्यादा है किससे, जितना वो कमा रहा है. लेकिन ये हो सकता है क्या, मैंने कमाए 100 रुपये, खर्चा मैं 150 का कैसे कर सकता हूँ, अनलेस आई एम एबल टू अर्न दैट मनी फ्रॉम समवेयर एल्स. ठीक है, तो इंडिया का कैपिटल अकाउंट का जो सरप्लस है वो फंड करता है करंट अकाउंट के डेफिसिट को. ठीक, पैसा तो आपके 2 पॉकेट्स में रखा हुआ है, करंट वाले पॉकेट में और कैपिटल वाले पॉकेट में, है तो आप ही का पैसा. सो टेकिंग बोथ ऑफ दीज टुगेदर, हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पढ़ रहे हैं ना. बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के हमने बोला 2 हिस्से हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट. टेकिंग बोथ ऑफ दीज टुगेदर, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, एंड देयर रिलेटिव सरप्लस और डेफिसिट, द होल बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कैन बी इन सरप्लस और डेफिसिट. आपका करंट अकाउंट का डेफिसिट है 10 रुपये, कैपिटल अकाउंट का सरप्लस है 20 रुपये, तो ओवरऑल आप 10 रुपये के सरप्लस में है. करंट अकाउंट का सरप्लस है 5 रुपये, कैपिटल अकाउंट का सरप्लस है 5 रुपये, तो ओवरऑल आप सरप्लस में है 10 रुपये के. करंट अकाउंट का सरप्लस है 20 रुपये, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट में है 10 रुपये के, ओवरऑल आप सरप्लस में है. सो ऐसे ही आप ओवरऑल सरप्लस में या डेफिसिट में हो सकते हो. So when the sum of current account deficit or surplus, capital account deficit or surplus is positive, we would say balance of payment has a surplus. What is the case with India? India has a huge balance of payment surplus. To be frank enough, countries have to have a surplus or at least net zero. Otherwise वो करेंगे कैसे ट्रेड. You can get a hint of balance of payment crisis now. क्या होता है कुछ कंट्रीज के साथ, दे आर नॉट एबल टू फंड देयर फॉरेन ट्रेड, सो देयर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में नॉट बी इन सरप्लस, राइट. अच्छा, सरप्लस जो है उसका करेंगे क्या, वो कहीं पे रखना है ना संभाल के, राइट. सो यू स्पेंड 100 रुपीज़, यू अर्नड 150, सो दिस 50 रुपीज़ गोज इनटू इंटरनेशनल रिजर्व्स अकाउंट. तो इंटरनेशनल रिजर्व्स ये रिजर्व करके रखा जाता है. जिस वक्त हो सकता है कुछ साल, अगले साल दोनों अकाउंट डेफिसिट में हो या ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में हो अगले साल, तो उस वक्त उस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए आप अपनी सेविंग्स में से, रिजर्व्स में से पैसा निकालते हैं. सो इंटरनेशनल रिजर्व्स अकाउंट वुड बी अ बैलेंसिंग अकाउंट विच गेट्स इंक्रीज्ड व्हेन योर बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन सरप्लस, विच डिक्रीजेज व्हेन योर बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन deficit. So it's kind of a support system in case of balance of payment
डेफिसिट, जैसे हिंदुस्तान में 2013-14 वाले फाइनेंशियल ईयर में बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट था, लेकिन इंटरनेशनल रिजर्व्स ह्यूज थी तो कोई मदद उससे हुई और कोई फ़र्क पड़ा नहीं। अब ये जो इंटरनेशनल रिजर्व्स हैं, कंट्रीज़ यूजुअली 3 डिफरेंट वेज में रखती हैं टू एंश्योर स्टेबिलिटी। जैसे आप अपनी सेविंग्स को सिर्फ पैसे की शेप में नहीं रखते, आप उससे फ्लैट खरीदते हैं, थोड़ा सा ज़मीन खरीदते हैं, कुछ शेयर्स खरीदते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं डिफरेंट तरीके से, कुछ ज्वेलरी खरीदते हैं, राइट, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ खरीदते हैं। सो यू डाइवर्सिफाई। वाई डू यू डाइवर्सिफाई? यू डाइवर्सिफाई सो दैट इफ़ वन सेक्टर गोज डाउन अनदर वुड कीप अप, ताकि आप नुकसान में जाए। यहाँ पे भी वैसा ही है। सो 3 डिफरेंट वेज। अच्छा, ये 3 कोई गोल्डन नंबर है क्या? ऐसा नहीं है। कंट्रीज वुड हैव देयर ओन प्रायोरिटीज और अपने अपने तरीके से द नंबर्स कैन वेरी, बट 3 आर यूजुअल। सो एंड द रीजन फॉर कीपिंग दीज वुड बी वही, इफ वन फॉल्स अनदर माइट होल्ड अप। व्हाट आर दीज 3? फॉरेन करेंसी एसेट्स टू स्टार्ट विद। ये तो नाम से पता चल रहा है फॉरेन करेंसी के एसेट्स। तो से फॉर एग्जाम्पल इंडिया वुड कीप X million dollars, Y billion euros, Z amount of pounds, Japanese yen, यूजुअली ये रखते हैं। यू कैन कीप एनी अदर करेंसी एज वेल। ऐसा नहीं है कि आप पे बैन है कि आप इस मुल्क की करेंसी नहीं रख सकते। कंट्रीज कीप अदर करेंसीज एज वेल। देन देयर इज अ स्पेशल टर्म विच इज़ कॉल्ड SDR। करेंसी की तरह ही है, लेकिन ये करेंसी सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन में काम करती है, IMF में। सो इट्स काइंड ऑफ दैट। तो it's a way of transacting with IMF. इट्स लाइक एन IMF करेंसी। इसकी कोई अपनी टेंजिबल लाइफ है नहीं, ये IMF ने क्रिएट किया एंड इट्स जस्ट देयर इन द बुक्स। आपके पास कोई फिजिकल चीज़ नहीं होगी। जैसे अब तो पैसा भी ऐसे ही होता है ना, आपके अकाउंट में पैसा बढ़ा, पैसा घटा, नंबर्स बढ़े, नंबर्स घटे, कोई आपके पास कैश से ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ नहीं। SDR भी वैसे ही है। SDR की वैल्यू ये इंटरेस्टिंग है। 5 डिफरेंट करेंसीज, चाइना इसमें रिसेंटली ही ऐड हुआ। रिसेंट का मतलब 5-6 साल पहले 6-7 साल पहले, उससे भी ज़्यादा ही हुआ होगा। आई थिंक 2016 के आसपास हुआ था, 15 के आसपास। तो अब तो होने लगा, इट सीम्स लाइक यस्टरडे टू मी। कल चाइना ऐड हुआ था, देखते देखते 10 साल होने को है। खैर, सो US डॉलर, यूरो, पाउंड, जापानीज यॉन और चाइनीज़, उनका कुछ करेंसी का नाम रिनमिनबिन है कुछ, आई डोंट नो। मेरे बचपन में यॉन ही हुआ करता था, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद देम। तो US डॉलर और SDR का एक्सचेंज रेट लगभग 1.4 के आसपास है। सो 1 SDR इज इक्वल टू $1.4 US dollars, I mean. And then countries keep gold. Everyone loves gold. So gold is also kept. One of the good things about gold is it always keeps its value. Even if there is recession, हर एक चीज़ डूबेगा, सोना नहीं मानेगा डूबना है। पानी में तो डूब जाता है, अदरवाइज नहीं डूबता, वैल्यू में नहीं डूबता है। These are the 3 main, and then there is reserve tranche position as well, which we need not get into the details of sophisticated। IMF से ही related है फिर से। ये रिजर्व्स मैनेज करता है आपकी कंट्री का सेंट्रल बैंक, हिंदुस्तान के केस में RBI या कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी जिसको भी मैंडेट दिया गया हो। अब जब तमाम रिजर्व्स आपकी कंट्री के एनफ नहीं है आपके डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, आपका डेफिसिट है 100 रुपये, आपके रिजर्व्स हैं 1 लाख, तो आप उसमें से 100 रुपये निकाल के डेफिसिट को फाइनेंस करेंगे, राइट। ऐसा ही होता है ना, आप अपने सेविंग में से निकालते हैं कुछ पैसा, लेकिन आपके सेविंग में है 50 रुपये, आपका खर्चा आया है 100 रुपये, आप तो नहीं कर सकते ना फाइनेंस। सो व्हेन ऑल रिजर्व्स ऑफ ए कंट्री आर नॉट एनफ टू फाइनेंस ए कंसिस्टेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, द कंट्री इज फेसिंग ए बैलेंस ऑफ पेमेंट crisis. And that's going to be what we are going to study in next session, inshallah. If you have anything to ask, add, subtract, so please do that now.